अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज़ मेक्स द लाइफ सीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन लोगों के साथ इनको शेयर करें जो बेसिकली कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज एफएससी और एनएमडी कैट लेवल पे बेसिकली जो मैं टॉपिक डिस्कस करने चाह रही हूँ वो डाइजेशन के अकॉर्डिंग जो बेसिकली एमसीक्यूज़ हैं, कुछ एमसीक्यूज़ जो मैंने पंजाब की बुक से लिए हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ ये है, एमसीक्यूज़ या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रख लें कि पंजाब की बुक के अकॉर्डिंग वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि हमने फेडरल की बुक के अकॉर्डिंग सारे डिस्कस कर लिए थे। कुछ एमसीक्यूज़ जो पंजाब की बुक में है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ इसमें स्टमक का मैंने ये लिखा है कि स्फिंस्टर, कौन सी बात की जा रही है, कार्डियक स्फिंस्टर की बात की जा रही है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब वो बंद हो जाती है। तो याद रखिए, कहा जा रहा है कि जब कार्डियक ओपनिंग बंद हो जाती है तो स्टमक की ओपनिंग भी बंद हो जाती है, और इसकी वजह से खाना जो होता है वो दोबारा से ओइसोफिगस में नहीं जा सकता। यानी जो खाना एक दफ़ा स्टमक में आ चुका है वो दोबारा से ओइसोफिगस में नहीं जा सकता। और ये स्टमक की ओपनिंग तभी ओपन होगी जब पेरिस्टालसिस वेव पेरिस्टालसिस जो है वो नीचे आती है और ओइसोफेगस पे पहुंचती है। पेरिस्टालसिस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह की एक वेव है जिसके ज़रिए से खाना जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने ये डिस्कस किया है कि जब कार्डियक ओपनिंग बंद होगी तो स्टमक की ओपनिंग भी बंद हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और खाना जो होता है वो ओइसोफेगस से वापस स्टमक में नहीं जा सकता। और ये स्टमक की ओपनिंग तभी खुलती है जब वेव ऑफ पेरिस्टालसिस जो होती है वो ओइसोफेगस तक पहुंचती है। स्टमक कहाँ पर, अगर एमसीक्यूज नंबर 2 में कहूँ तो स्टमक कहाँ पर सिचुएट है, कहेंगे जस्ट बिलो द डायाफ्रैम। स्टमक के बारे में लिखा हुआ तीसरा एमसीक्यूज ये कि स्टमक जो है वो खाने को पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता बल्कि कुछ खाने को छोड़ देता है। तो इसकी रीज़न मैं अपनी पिछली वीडियो में भी स्टमक में डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो खाना इसलिए थोड़ा सा छोड़ देता है ताकि कि अगर आप कहीं काफ़ी अरसे से खाना नहीं खा रहे, कुछ टाइम से, कुछ घंटे से आपने खाना नहीं खाया, तो वो बाद के लिए स्टोर कर सके। तो इसकी रीज़न क्या है कि स्टमक जो है वो पार्टली क्यों डाइजेस्ट करता है फूड को, ताकि वो खाने को कुछ टाइम के लिए, बाद के लिए भी सेव कर सके। तो ये एमसीक्यूज नंबर 3 हमने अभी डिस्कस कर लिया है। एमसीक्यूज नंबर 4 ये है कि स्टोमक के पास बेसिकली 4 लेयर्स हैं। इसकी जो मिडिल वाली लेयर्स होती हैं वो मस्कुलरीज होती हैं, यानी मस्कुलरीज से मिलकर बनी हैं। और इसकी आउटर लेयर और इनर लेयर, जो इसकी आउटर लेयर जिसको हम सेरोसा लेयर भी कहते हैं और इनर लेयर जिसे हम म्यूकोसा लेयर भी कहते हैं, वो दोनों लेयर जो हैं बेसिकली वो किसकी हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ की। आप देख सकते हैं लिखा है कि द आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और आखिर में लिखा हुआ कि इनर लेयर जिसके बारे में म्यूकोसा लिखा है वो भी है कनेक्टिव टिश्यू की। मिडिल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल्स की होती है। तो ये एमसीक्यूज नंबर 4 आप याद रखेंगे कि स्टोमक की जो आउटर लेयर है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की है, इनर लेयर जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू की है, जबकि इसकी मिडिल वाली लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स की हैं। अच्छा, आप ये भी याद रख सकते हैं जो इसकी आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं, आउटर लेयर के 3-4 नाम हैं। जैसे अगर मैं पहला नाम लिखूँ तो यहाँ पे आउटर लेयर का नाम सेरोसा है, दूसरा नाम है इसका वर्टिकल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, और एक और बुक में मैंने इसका नाम जो है वो एडवेंशिया भी पढ़ा है, एडवेंटिशिया या एडवेंटिशिया जिसे हम कहते हैं, ये भी पढ़ा है। तो आप आउटर लेयर के 3 नाम याद रखेंगे। फिर लिखा हुआ कि मेस्कुलरीज लेयर, ये बात जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेस्कुलरीज की लेयर्स होती हैं वो चर्निंग में हेल्प करती हैं, मिक्सिंग में हेल्प करती हैं। आगे जो है ये एपिथेलियल सेल्स का एमसीक्यूज नंबर 5 ये लिखा हुआ है कि एपिथेलियल सेल्स जो आपने पढ़े थे बेसिकली स्टमक में, म्यूकस सेल से पेरिटल ऑक्जेंटिक सेल, जाइमोजेनिक सेल और पेप्सिनोजेन सेल्स की एपिथेलियल, स्टमक के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी टाइप्स हैं। तो ओवरऑल इन चारों सेल की सीक्रेशंस को हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 5 किया है स्टमक में कि इन चारों एपिथेलियल सेल्स की, इन चारों सेल्स की सीक्रेशंस को हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। फिर इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या नाम है इसका, पीएच ऑफ द स्टमक के बारे में लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फंक्शन जो पंजाब की बुक में और लिखा है कि ये फूड को सॉफ्ट भी करता है, सॉफ्टन्स द फूड, यानी आपकी फूड को सॉफ्ट भी करता है। तो ये फेडरल की बुक में ये बात मेंशन नहीं है। काइम के बारे में लिखा हुआ है कि ये सेमी सॉलिड मैस है। फेडरल की बुक में इसको बेसिकली क्या लिखा है, ये लिक्विड लिखा है। तो काइम इसके बारे में क्या लिखा है कि ये सेमी सॉलिड मैस है। और अगर हम कहूँ कि मैं इसके बारे में एक चीज़ और लिखती हूँ कि ये एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का इन स्टमक, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, यानी स्टमक में वो लास्ट प्रोडक्ट जो डाइजेस्टेड हुआ है वो क्या चीज़ है, बेसिकली एंड प्रोडक्ट क्या है डाइजेशन इन स्टमक में,
वो आपके पास अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, तो आप क्या बताएंगे, आप काइम को बताएंगे। एक ये एमसीक्यूज डिस्कस किया गया है। ये एमसीक्यूज नंबर 7 जो मैं ले रही हूँ, इंटेस्टाइन से ले रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसमें लिखा हुआ है कि जब काइम के बारे में, इसी के बारे में लिखा हुआ है सेमी सोलिड मैस, जब काइम जो होता है वो स्टमक से ड्यूडेनम में जाता है, यानी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो इसकी एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी का मतलब ये कि तेजाबियत वगैरह की वजह से कौन कौन सी सिक्रीशंस होती हैं, पेनक्रियास से सिक्रीशन होती है, लीवर से होती है और ड्यूडेनल सेल से होती है। तो एमसीक्यूज नंबर 7 ये है कि जब ये एसिडिक काइम जो होता है ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो इसकी एसिडिटी की वजह से कौन कौन सी सिक्रीशंस होती हैं, पेनक्रियास से सिक्रीशंस होती है, लीवर से और ड्यूडेनल सेल से होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 ये है जिसमें लिखा है कि पेनक्रियाटिक जूस के पास सोडियम कार्बोनेट भी होते हैं जो कायम को पार्टली न्यूट्रलाइज करते हैं। पार्टली का मतलब होता है थोड़ा सा या आधा न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि क्या होता है कि इस वजह से करते हैं कि कायम जो होता है वो बेसिकली एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो पेनक्रियाज के इंजाइम्स जो है बेसिकली वो एसिडिक नेचर में काम नहीं कर सकते। तो पेनक्रियाटिक जूस के पास क्या चीज़ है, एमसीक्यूज नंबर 8 में पेनक्रियाटिक जूस के पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसकी वजह से वो कायम को पार्टली न्यूट्रलाइज करता है, ताकि क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक में नेचर में काम नहीं कर सकते, जबकि कायम एसिडिक है नेचर में। 9th एमसीक्यूज ये है कि बाइल का कलर क्या होता है, ग्रीन, और ग्रीन कलर की वजह क्या है, ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि बाइल पिगमेंट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं, हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है तो बाइल पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और बाइल पिगमेंट्स के प्रोड्यूस होने की वजह से इसका कलर क्या है, ग्रीन। आपने ये याद रखना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ बाइल इज ग्रीन इन कलर विच इज ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड प्रोड्यूस द बाइल पिगमेंट्स। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो इंजाइम्स, एमसीक्यूज नंबर बेसिकली ये कितना है, एमसीक्यूज नंबर एक्चुअली ये 10 है। बाइल के बारे में एक चीज़ लिखी हुई है कि बाइल आल्सो कंटेन द बाइल साल्ट्स विच इमल्सीफाइज देम, जो इमल्सीफाई करता है। तो ये जो फैट, जो बेसिकली फैट आपके पास इमल्सीफाई हुआ है, इसको दोबारा कौन एक्ट करेगा, तो वाटर स्लोबल लाइपेज इंजाइम। तो ये आपने याद रखना कि कौन सा इंजाइम इसको एक्ट करेगा, लाइपेज का इंजाइम इसके साथ एक्ट करेगा। जब बेसिकली हमने ये फेडरल की बुक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बाइल साल्ट्स जो होते हैं, उसमें एक लाइन लिखी थी, बाइल साल्ट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स एंड इमल्सीफाई देम इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। दीज ड्रॉपलेट्स आर एक्टेड अपॉन बाय द लाइपेज एंजाइम। तो पेपर में पूछा जा सकता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, तो आपने पेनक्रियाटिक लाइपेज पे टिक करना है। एमसीक्यूज नंबर 11 ये लिखा हुआ है कि अगर बाइल के पिगमेंट्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से लीव ना करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लीव ना करें, तो वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाते हो, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। तो आपने याद रखना है एमसीक्यूज नंबर 11 में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लीव नहीं करते तो वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ काज होती है, जॉन्डिस। एक एमसीक्यूज यहाँ पे बेसिकली और लिखा हुआ है, एमसीक्यूज नंबर 12 है। इसमें लिखा है कि अगर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपके लीवर ने सिक्रीट किया है और गाल ब्लैडर में उसकी प्रेसिपिटेशन हुई है, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये गाल स्टोन्स को प्रोड्यूस करता है। और गाल स्टोन्स का क्या फंक्शन है कि ये बाइल की रिलीज को ब्लॉक कर सकते हैं, बाइल की सिक्रीशन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज नंबर 12 आपने ये याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर ने सिक्रिएट किया है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट हुआ गाल ब्लैडर में, जिसकी वजह से गाल स्टोन्स प्रोड्यूस हुए और गाल स्टोन्स ने ब्लॉक कर दिया इसकी रिलीज होने को। फिर लिखा हुआ है कि लीवर सिक्रेट्स की हम पढ़ चुके हैं, बेसिकली फेडरल की बुक में मैंने डिस्कस कर दिया है। ज्यूजिनम और ड्यूडेनम के बारे में हमने इसकी लेंथ और विड्थ पढ़ी थी फेडरल की बुक में, लेकिन यहाँ पे ये बात लिखी है, मैंने आपको बताया था कि इलियम जो था वो 2.5 मीटर लॉन्ग था, मैंने बताया था कि इलियम जो था वो 3.5 मीटर लॉन्ग था, और आपके पास यूजिनम था वो 2.5 मीटर, वहाँ पे लिखा हुआ था। माइनर सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों बुक्स में। लेकिन उसके बारे में एक चीज़ और भी लिखी गई है कि अगर 2.5 मीटर था तो इस तरह भी पूछा जा सकता है आपसे कि 2/5 था स्मॉल इंटेस्टाइन इज, तो आप इसे कह सकते हैं बेसिकली ये ज्यूजिनम है, और 3/5 था स्मॉल इंटेस्टाइन इज आपके पास इलियम होता है। तो आपसे अगर 3.5 की जगह जस्ट ये कहा जाए कि 3/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप इसे इलियम कह सकते हैं। और अगर 2/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आपसे पूछा जाए तो आप इसे ज्यूजिनम कह सकते हैं। इसी तरह आपसे अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट कौन सा, तो आप इसे इलियम कहते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा लंबी है, 3/5 या 3.5 और 2/5 या 2.5। उसने कहा कि ऐसा फूड, एमसीक्यूज नंबर 14 ये है कि ऐसा फूड जो ड्यूडेनम में डाइजेस्ट ना हो तो वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो सकता है, ज्यूजिनम इलियम में डाइजेस्ट हो सकता है। ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं फेडरल की बुक में।
विलाय के बारे में बेसिकली फेडरल के चैप्टर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे एक मजीद और एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें ये बात पता चली है कि जो विलाय के पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बेसिकली इन एपिथेलियल सेल्स के पास एक और सिलेंड्रिकली प्रोसेस स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाय कहते हैं। तो आपने याद रखना है माइक्रोविलाय कौन सा स्ट्रक्चर है। एपिथेलियल सेल्स के पास, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एपिथेलियल सेल्स थे, विलाय में एपिथेलियल सेल्स थे, उनके पास एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसे हम माइक्रोविलाय कहते हैं। और माइक्रोविलाय का यहाँ पे फंक्शन भी एमसीक्यूज नंबर 16 में मैं अगर डिस्कस करूँ तो इसने ये कहा है कि सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बेसिकली वो माइक्रोविलाय के ज़रिए से अब्जॉर्ब होते हैं। तो माइक्रोविलाय और माइक्रोविलाय का आपने फंक्शन याद रखना है कि माइक्रोविलाय सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और उनका फंक्शन क्या है, सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड को ये अब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो प्रोसेसेस भी लिखे हुए हैं, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनके ज़रिए से ये माइक्रोविलाय में अब्जॉर्ब होते हैं। काइलोमाइक्रोन्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका था कि प्रोटीन्स जब थे, आपके पास प्रोटीन जब कंबाइन होते हैं विद द फैट तो उससे हमें काइलोमाइक्रोन्स बनाते थे। और काइलोमाइक्रोन्स के बारे में एक और लिखी हुई है कि ये नेचर, इनकी नेचर के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये लिपोप्रोटीन इन द नेचर है। तो एमसीक्यूज नंबर 17 है कि काइलोमाइक्रोन की नेचर क्या है, लिपोप्रोटीन। आपने ये याद रखना है कि काइलोमाइक्रोन आर द लिपोप्रोटीन इन नेचर। और ये ब्लड में कैसे एंटर होते हैं, तो आपने याद रखना है कि काइलोमाइक्रोन्स एंटर द ब्लड थ्रू द थोराइक लिम्फेटिक डेप्थ। तो ये आपने ये याद रखना है। एमसीक्यूज नंबर 18, एमसीक्यूज नंबर 18 में काइलोमाइक्रोन्स के बारे में बड़ा डिटेल से मैंने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके बारे में ये है कि काइलोमाइक्रोन्स वो लिपोप्रोटीन इन द नेचर हैं। और एमसीक्यूज नंबर 18 इसके बारे में है कि काइलोमाइक्रोन्स ब्लड में कैसे एंटर होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से। जब ये ब्लड में एंटर हो जाते हैं तो ये बेसिकली वहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। और ये बॉडी में किस तरह के फंक्शंस करते हैं, एमसीक्यूज नंबर अगर मैं 19 यहाँ पे डिस्कस करूँ तो काइलोमाइक्रोन्स का जब वो ब्लड में एंटर होके तो यहाँ पे या तो वो रिस्पायरेशन के लिए यूज़ होते हैं, या तो वो स्टोर्ड फैट के लिए यूज़ होते हैं, या आपकी बॉडी में अंडर द स्किन मसल के तौर पर भी यूज़ होते हैं। तो आपने काइलोमाइक्रोन्स के बारे में 3 एमसीक्यूज याद रखने हैं कि काइलोमाइक्रोन्स, पहली चीज़ तो यह है कि लिपोप्रोटीन इन द नेचर है, दूसरी चीज़ यह है कि ब्लड में एंटर होते हैं थोराइक लिम्फ डक्ट, और तीसरी चीज़ इनके बारे में यह है कि जब वहाँ पे एंटर हो जाते हैं या हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं तो ये रिस्पायरेशन के तौर पे यूज़ होते हैं, स्टोर्ड फैट के तौर पे यूज़ होते हैं, या मसल्स अंडर द स्किन भी यूज़ होते हैं। फिर आपने ये बात याद रखनी है कि मैंने आपको पेरिस्टाल्सिस में बेसिकली एक एमसीक्यूज में आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ओइसोफेगस से लेके पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो पेरिस्टाल्टिक वेव होगी, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ मूव करता है। एमसीक्यूज नंबर 19 जो है मैं आपसे यहाँ जो डिस्कस करने जा रही हूँ, फीसिस के बारे में हमने लार्ज इंटेस्टाइन के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस कर दिया था, लेकिन फीसिस में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं तो ये आपने याद रखना है। ये कुछ नंबर ऑफ थिंग्स लिखी हैं यहाँ पे मेंशन है पंजाब की बुक में, जैसे कि प्लांट फाइबर्स, स्लॉग्ड ऑफ म्यूकसल सेल्स, म्यूकस है, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, वाटर एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो फीकल में एंटर होते हैं। फीसिस जो आपके बेसिकली एनस से एक्सक्रीट होती हैं, तो फीसिस में या फीकल मैटर में क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्या क्या चीज़ें जो है वो वेस्ट मटेरियल और आपके यूज़ में नहीं है तो वो एक्सक्रीट होती हैं। तो आपने याद रखनी है। नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पे मेंशन है, प्लांट फाइबर्स हैं, स्लग्ड ऑफ म्यूकोसल सेल्स है, म्यूकस है, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट है, वाटर है एंड द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया है। तो आपने ये याद रखना है। अपेंडिक्स के बारे में एक चीज़ लिखी है कि ये एक फिंगर लाइक प्रोसेस है, और ये अगर आपको अपेंडिक्स हो जाए तो उसे हम अपेंडिसिटीज़ कहते हैं। तो ये चीज़ हमने बेसिकली वहाँ पर डिस्कस की थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक मैंने आपसे जो है वो 19 एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए हैं। बुक्कल कैविटी आप याद रखिएगा, ओरल कैविटी का दूसरा नाम क्या है, बुक्कल कैविटी है। आपने ये याद रखना है कि ओरल कैविटी का दूसरा नाम क्या है, बुक्कल कैविटी है। एमसीक्यूज नंबर 20। और अगर आपसे कहा जाए कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 3 डाइजेशन साइट्स है जहाँ पे डाइजेशन हो रही है, ओरल कैविटी में हो रही है, स्टोमक में हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपसे कहा जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कोई डाइजेशन हो रही है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती है। याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के मैंने टॉपिक में आपसे उसके फंक्शंस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती, बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए ओइसोफेगस में क्या कोई डाइजेशन हो रही है, तो ओइसोफेगस में डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि ओइसोफेगस एक पैसेज वे है, एक गुजरने की जगह है, वहाँ कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो 3 ऐसी साइट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पर डाइजेशन हो रही है, एक ओरल कैविटी, एक स्टमक और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ओरल कैविटी का यहाँ पे दूसरा नाम जो है वो बुक्कल कैविटी भी मेंशन है। एमसीक्यूज नंबर 20 और 21 आपके साथ डिस्कस कर लिया मैंने। एमसीक्यूज नंबर 22 यह है कि टंग कौन कौन सा ऑर्गन है। टंग के बारे में लिखा है कि ये सेंसरी ऑर्गन भी है और ये मस्कुलर ऑर्गन भी है। आपने याद रखना है कि टंग जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन भी है और एक मस्कुलर ऑर्गन भी है। ये सिलेक्शन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है थ्रू इट्स
टेस्ट बड्स। लेकिन असल जो MCQs है आपने जो याद रखना है कि टंग एक सेंसरी ऑर्गन भी है और एक मस्कुलर ऑर्गन भी है, और ये सिलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ओरल कैविटी की यहाँ पे फंक्शंस मेंशन है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि फूड को सिलेक्ट करता है, पर ग्राइंडिंग या मेस्टिकेशन होती है। आप ये याद रख सकते हैं कि ग्राइंडिंग का दूसरा नाम क्या है, मेस्टिकेशन है। लुब्रिकेशन होती है और डाइजेशन होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। MCQs नंबर 23 में आपसे डिस्कस करने चाह रही हूँ कि ग्राइंडिंग के बेसिकली क्या फ़ायदे थे, फूड को ग्राइंड करने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात यह है कि ओइसोफेगस जो आपकी एक पाइप है, ओइसोफेगस में से लार्ज खाना नहीं गुजर सकता, खाने के बड़े बड़े टुकड़े नहीं गुजर सकते, तो इसलिए ग्राइंडिंग का एक बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जितनी चीज़ ग्राइंड हुई होगी इतना ही इंजाइम को उसको डाइजेस्ट, इंजाइम को हेल्प होगी, उसके सरफेस एरिया जो होगा वो खाने का काम होगा, तो इंजाइम आसानी से इसको अटैक कर सकेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली ग्राइंडिंग के दो बड़े यूज़फुल बेनिफिट्स क्या हैं, तो आपने कहना है कि पहला बेनिफिट ये है कि ओइसोफेगस में क्या होता है कि ओइसोफेगस से खाने के लार्ज पीसेस गुजर नहीं सकते, और दूसरी बात यह कि अगर खाने के स्मॉल पीसेस होंगे तो इंजाइम्स इजीली बेसिकली अटैक कर सकेंगे। दूसरी MCQs नंबर 24 में ये बात बताई जा रही है कि सलाइवा जो होता है वो 3 सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड और पैरोटिस। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि इनकी लोकेशन जो है वो फेडरल की बुक में मेंशन नहीं है। तो सबलिंगुअल के बारे में लिखा हुआ है कि ये टंग के बिलो है, सब मैग्जिलरी के बारे में लिखा हुआ है कि ये बिहाइंड द जॉज है, और पैरोटिड के बारे में लिखा हुआ है कि इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स है। फेडरल की बुक में इनकी लोकेशन नहीं है, तो आपने यहाँ पे लोकेशन याद रखनी है कि सबलिंगुअल जो है वो बिलो द टंग है। सब मैग्जिलरी का वहाँ पे दूसरा नाम फेडरल की बुक में सब मैंडिबुलर लिखा हुआ है, तो आपने याद रखना है कि ये जॉज के बिहाइंड है। और पैरोटिड और पैरोटिस के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये इन फ्रंट ऑफ ईयर्स है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको ये MCQs पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगली वीडियोज़ में मैं कुछ मज़ीद MCQs डाइजेशन से रिलेटेड आपसे डिस्कस करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।